Hello guys, welcome to Krishi Valley YouTube channel. In this video, I will discuss the lecture on cultivation of peach. Peach is very important temperate fruit crop of India. So in this video, I will discuss the cultivation of peach. But before starting the video, if you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon and like and share the video too. So let's get start the video. So here first we discuss the scientific name of peach, but before that we have to understand what is peach and what is nectarine. दो चीज़ होती है peach और nectarine. इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? बहुत ही माइनर से डिफरेंस होते हैं. दोनों सेम ही होते हैं, दिखने में सेम लगते हैं, बट बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं. तो ये पीच और ये फिगर देख रहे हैं पीच के प्लांट की. तो पीच और नेक्ट्रिन्स में क्या फ़र्क होता है? पीच जो होता है दे हैव अ फजी कोटिंग. पीच का जो फ्रूट होता है उसमें फजी कोटिंग होती है. नेक्ट्रिन्स जो होते हैं उनमें कोई कोटिंग फजीनेस नहीं होती, वो एकदम स्मूथ स्किन होते हैं. तो अगर आपको स्मूथ स्किन दिख रहा है तो वो पीच नहीं कहलाता है, उसको हम नेक्ट्रिन बोलते हैं. और फजीनेस अगर दिख रही है दैट इज पीच. नेक्स्ट वी डिस्कस द साइंटिफिक नेम. तो पीच का साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस पर्सिका और नेक्ट्रिन का साइंटिफिक नेम होता है प्रूनस पर्सिका वैरायटी नूसी पर्सिका. तो नेक्ट्रिन्स में नूसी पर्सिका याद रखना है. फैमिली रोजेसी होती है, जैसे एप्पल में भी रोजेसी थी, पीच की भी रोजेसी होती है. क्रोमोसोम यहाँ पे डिप्लॉइड क्रोमोसोम इसका 16 होता है. ओरिजिन इसका चाइना में हुआ है. नेक्स्ट भी डिस्कस कि इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है. तो पीच का ओरिजिन चाइना में हो गया था, ठीक है. अब पीच को सबसे पहले इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन होता है हिमाचल प्रदेश में. किसके द्वारा? मिस्टर अलेक्जेंडर कॉर्टस के द्वारा इन द ईयर 1870. उसके बाद आए नेक्स्ट प्रोफेसर R.W. हॉडसन. तो ये हॉडसन जो थे इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एडवाइस करा. ये एक अमेरिकन हॉर्टिकल्चरिस्ट थे जिन्होंने ये एडवाइस करा कि जितना भी मिड हिल्स है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे पीच कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो अलेक्जेंडर ने इसको इंट्रोड्यूस करा था और हॉडसन ने इसका कल्टीवेशन स्टार्ट कराया. उसके बाद पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट आता है पीच में. पीच के कल्टीवेशन के लिए पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में क्या होता है कि पीच की जो लो चिलिंग वैराइटीज़ होती थी उनका कल्टीवेशन स्टार्ट होने लगा. तो जनरली पीच एक टेम्परेट सीजन का क्रॉप है और टेम्परेट सीजन के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है. अब चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है. तो पीच की जो लो चिलिंग वैराइटीज़ थी उनका कल्टीवेशन पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग 1968 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम कैलिफोर्निया. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, पीच जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंजाब के लिए. और एक तरह से बोल सकते हैं कि पंजाब की शान है पीच, शान है पंजाब, ठीक है. क्योंकि एक वैरायटी का नाम भी है शान है पंजाब. तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. तो अभी आप यहाँ पे पंजाब से कनेक्ट कर सके उसको याद कर सकते हैं. शान है पंजाब एक पीच की वैरायटी है और पंजाब में पीच का कल्टीवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर पंजाब की शान को मेनटेन रखना है तो वहाँ पर पीच कल्टीवेशन हो नहीं है. नेक्स्ट वी डिस्कस द अदर कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट. तो पीच का जो प्लांट होता है ट्री होता है, डेसीडियस ट्री होता है. इसका जो ट्रंक होता है प्लांट का, बार्क होती है बहुत ज़्यादा रफ होती है, ब्राउन कलर की होती है. उसमें से जो शूट्स निकलती हैं, यंग शूट स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, पिंक कलर की होती हैं. यू कैन सी हेयर दिस द प्लांट ऑफ अ पीच. इसमें फ्लावरिंग हो रखी है. फ्लावरिंग इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. इसका फ्लावर पिंक कलर का बहुत ब्यूटीफुल अपीयरेंस होती है इसकी. उसके बाद वेजिटेटिव एंड फ्लावर बर्ड्स आर बोर्न इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स. फ्लावर्स आर न्यूमरस सिसाइल वाइट और पिंक अपेयरिंग बिफोर लीव्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीच की जो फ्लावर्स होती है वो पत्ते आने से पहले ही आ जाते हैं और वाइट पिंक कलर के होते हैं. तो फिगर में तो पिंक कलर का दिख रहा है, बट वाइट कलर के भी इसके फूल होते हैं. इसके बाद के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. तो पीच होता है, peach with smooth skins are called nectarines. So many times this is question asked in lot of exams that कि जिन पीच का स्मूथ स्किन होता है उनको क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड नेक्ट्रिन्स. ये हमने अभी आगे फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस करा था. इसके बाद के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है रेसिमोस होती है, सॉलिटरी लाइक दिस वे. इसके फ्लावर इस तरह से अरेंज होते हैं. मोड ऑफ पॉलिनेशन उसमें होता है इंटैमोफिलस, यानी इंसेक्ट के थ्रू उसमें पॉलिनेशन होता है. यानी पीच एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसका क्रॉस पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के थ्रू. और इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड इंटैमोफिलस.
फ्रूट बियरिंग हैबिट की बात करें तो उसमें एक्सिलरी बियरिंग होती है। एक्सिलरी बियरिंग भी डिपेंड करता है कौन सी, तो यहाँ पे ओल्ड सीजन ग्रोथ में एक्सिलरी बियरिंग होती है। तो फ्रूट इसके एक्सिलरी बियरिंग होती है ओल्ड सीजन ग्रोथ में। फ्रूट्स कैसे होते हैं, इसका ड्रूप होता है लाइक दिस वे। तो ड्रूप फ्रूट्स में क्या होता है, सबसे बाहर की लेयर होती है एक्सोकार्प, उसके अंदर आती है, सबसे बीच में आती है मीजोकार्प, और सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोकार्प। ये जो बीच है दैट इज एंडोकार्प। तो इस तरह से जो ड्रूप फ्रूट होते हैं वो इस तरह से उनमें अरेंजमेंट होता है। लाइक ड्रूप फ्रूट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंगो भी एक तरह का ड्रूप फ्रूट है, उसके बाद पीच भी ड्रूप फ्रूट में आता है। द नेक्स्ट थिंग इज पिगमेंट्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पिगमेंट्स का। तो रेड ब्लश स्किन जो होती है पीच की, आप देख सकते हैं ना, पीच का जो रेड कलर का स्किन है ये किसकी वजह होता है, एंथोसियानिन की वजह से। कुछ होते हैं जिसमें येलो कलर भी पाया जाता है, वो होता है ज़ैंथोफिल की वजह से। पीच के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें प्रीडोमिनेंट एसिड होता है मैलिक एसिड। इसकी जो पल्प होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि पल्प जो होता है उसमें एक यहाँ पे क्या होता है कि हमने साइंटिफिक नेम डिस्कस करा था पीच का, प्रूनस पर्सिका। तो प्रूनस से प्रूनेसिन आपको याद रखना है। प्रूनेसिन एक तरह का ग्लाइकोसाइड है जो कि इसके पल्प में प्रेजेंट होता है। इसकी बात करते हैं इसकी सीड्स की। तो ये सीड्स देख रहे हैं आप, तो सीड्स जो होते हैं इसमें अमाइगडालिन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, प्लस इसके सीड्स जो होते हैं ऑयल में भी रिच होते हैं। 40 to 50% इसमें ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीच। तो पीच एक तरह का टेम्परेट सीजन का क्रॉप है। इट इज़ मॉडरेटली विंटर हार्डी एंड सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर इंजरी। फिर ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वेलिंग बर्ड्स आर इंजर्ड एट -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसके बाद आता है अमंग टेम्परेट फ्रूट्स पीच हैज़ लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट एंड अर्लीस्ट इन फ्लावरिंग। तो जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल, पीच, पियर, ठीक है, एक्सेट्रा, तो जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसमें पीच की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट सबसे लोएस्ट है और फ्लावरिंग सबसे अर्ली आती है। ये हमने भी डिस्कस करा, पिंक वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और फ्लावरिंग इसमें आती है बिफोर द इमरजेंस ऑफ लीव्स। लीव्स इमर्ज होने से पहले इसमें फ्लावरिंग आ जाती है, अर्ली फ्लावरिंग है इसकी। इसके बाद पीच की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो लेस देन 500 आवर्स के लिए होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट क्यों होती है इसमें, चिलिंग रिक्वायरमेंट से क्या होता है कि इसमें बड की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट का सिंपल मतलब होता है कि इतने घंटे के लिए ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं लेस देन 500 आवर्स के लिए टेम्परेचर इतना अगर होगा, ठंडा टेम्परेचर मिल जाएगा तो बट डोमेंसी की जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। तो पीच की जनरली जो चिलिंग रिक्वायरमेंट सबसे लोएस्ट है, ठीक है सकते हैं, ठीक है, जितने भी टेम्परेचर है उसमें सबसे लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट किसकी है, पीच की, और कितनी होती है, लेस देन 500 आवर्स। इसके बाद चिलिंग रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी वजह से ये किन एरियाज़ में पाई जाती है इस तरह की चिलिंग रिक्वायरमेंट, 900 to 1600 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो इतनी ऊंचाई पे अगर हम पीच का कल्टीवेशन करेंगे तो वहाँ पे इस तरह की चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। इसके अलावा कुछ लो चिलिंग वैराइटीज़ हैं, अभी हमने डिस्कस करा था जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वैराइटीज़ ऑफ पीच को इंट्रोड्यूस्ड करा गया था। तो लो चिलिंग रिक्वायरमेंट कितनी लो, दैट इज़ 250 to 300 चिलिंग आवर्स। वैसे तो पीच की चिलिंग आवर्स कितने थे, 500 आवर्स से कम, और लो चिलिंग में होते हैं 250 से 300 चिलिंग आवर्स। और पंजाब स्टेट में जनरली जितनी भी पीच की वैराइटीज़ है वो लो चिलिंग वैराइटीज़ होती हैं। और पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट पीच का कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंजाब की शान है पीच। इसके बाद आता है सॉइल रिक्वायरमेंट। तो जनरली किस तरह की सॉइल में हम पीच का कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो जनरली जैसे बाकी क्रॉप्स को सॉइल चाहिए वैसे ही पीच की भी वही रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो सॉइल होनी चाहिए वो डीप सैंडी लूम सॉइल होनी चाहिए और रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर के, रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में। तो इस तरह की जो सॉइल होगी वहाँ पे हम पीच का कल्टीवेशन ईजिली कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वाटर लॉगिंग ना हो पाए, क्योंकि पीच जो होता है वो हाईली ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के लिए। वाटर लॉगिंग अगर हो रही है तो आपको ड्रेनेज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है पीएच, किस तरह की सॉइल पीएच होना चाहिए, तो एसिडिक पीएच होना चाहिए, 5.8 से 6.8 पीएच अगर हुआ तो वहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रोपगेशन। तो पीच के प्रोपगेशन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे सीडलिंग रूट स्टॉक प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करते हैं क्लोनल रूट स्टॉक। दो तरह के रूट स्टॉक होते हैं, सीडलिंग रूट स्टॉक्स एंड क्लोनल रूट स्टॉक। दोनों में क्या फ़र्क होता है, सीडलिंग रूट स्टॉक जो होते हैं बहुत ज़्यादा विगरस होते हैं और सीडलिंग रूट स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर नहीं करा जाता क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं होते, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती। आई मीन उनका जो
प्लांट की ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, ये यूनिफॉर्म नहीं होती। दैट इज़ वाई सीडलिंग रूट स्टॉक्स को हम प्रेफर नहीं करते। बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं सीडलिंग रूट स्टॉक कैसे प्रिपेयर करते हैं। सीडलिंग रूट स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए वाइल्ड पीच के सीड्स। सीड्स में हम करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। दैट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम पीच का जो वाइल्ड पीच लिया है उनके सीड्स को हम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक 10 to 12 वीक्स के लिए मॉइस्ट जो सैंड होती है, गीली मिट्टी, उसमें रख देंगे। और जब 10 से 12 वीक्स हो जाएगा उसके बाद हम इनकी प्लांटिंग करेंगे। जो उनको हम इनकी सीड्स की हम सोइंग करेंगे। प्रिपेयर्ड सीड बेड पे 5 सेंटीमीटर डीप हम उनको प्लेस करेंगे। सीड्स थोड़े बड़े होते हैं तो 5 सेंटीमीटर डीप रखेंगे, 15 सेंटीमीटर अपार्ट एंड रो स्पेसिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसके बाद वहाँ पे हम मल्चिंग अप्लाई करेंगे, इरिगेशन कर देंगे। उसके बाद सीड्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा मार्च के टाइम पे। मार्च में सीड्स जर्मिनेट कर देंगे और फिर उसमें से सीडलिंग्स तैयार होंगी। उसके बाद 1 साल तक वेट करना है। 1 साल के बाद वो सीडलिंग्स को हम दे आर ग्राफ्टेबल। ग्राफ्टेबल का मतलब होता है कि हम उनमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये था सीडलिंग रूट स्टॉक। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोनल रूट स्टॉक कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्लोनल रूट स्टॉक्स आर इजली प्रिपेयर बाय द वेजिटेटिव मैथड ऑफ प्रोपगेशन। यानी यहाँ पे हम वेजिटेटिव मैथड्स में कौन से यूज़ करते हैं, माउंट लेयरिंग या फिर ट्रांच लेयरिंग। 2 तरीके होते हैं जिससे हम क्लोनल रूट स्टॉक को प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रांच लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट्स को हम हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। हॉरिजॉन्टली माने इस तरह से लिटा देते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टली सॉइल के कांटेक्ट में इस तरह से हम प्लांट को रख देते हैं। उसके बाद उसमें से रूट्स निकलती हैं, फिर ऊपर हमें शूट्स मिल जाती हैं, तो वो हमें सीडलिंग इस तरह से मिल जाएंगे। दैट इज़ ट्रांच लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, माउंट लेयरिंग को एक दूसरा नाम है स्टूल लेयरिंग। जैसे ट्रांच लेयरिंग होता है, ट्रांच लेयरिंग को हम सर्पेंटाइन लेयरिंग भी बोलते हैं, माउंट लेयरिंग को स्टूल लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं जो जो ग्राउंड सरफेस होता है, जैसे ग्राउंड लेवल है, हम आसपास की नियर बाय सॉइल को इस तरह से प्लांट पूरा कवर कर देंगे। दैट इज़ माउंट लेयरिंग। पूरा माउंट का मतलब चढ़ा देना, हम सॉइल को चढ़ा देंगे प्लांट के ऊपर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन दोनों मेथड से हमें क्लोनल रूट स्टॉक मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम प्लांट का प्रोपगेशन कैसे करेंगे, जो कॉमर्शियल मेथड है प्रोपगेशन का। ओके, कॉमर्शियल मेथड में हम 2 मेथड पढ़ेंगे, टंग ग्राफ्टिंग एंड टी बडिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द कॉमर्शियल मेथड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पीच, तो पीच का जो कॉमर्शियल प्रोपगेशन होता है वो टंग ग्राफ्टिंग और टी बडिंग से होता है। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, साइन और रूट स्टॉक की, और दोनों में ही हम इस तरह का एक कट लगाते हैं। इस तरह का कट लगाते हैं कि वो आपस में इंटरलॉक हो जाए, कनेक्ट हो जाए और कैलस फॉर्मेशन हो प्रॉपर। दैट इज टंग ग्राफ्टिंग। टी बडिंग में हम क्या करेंगे, साइन में भी कट लगाएंगे इस तरह का, और इस तरह का कट लगाने के बाद हमारा जो रूट स्टॉक होगा उसमें हम एक टी शेप का कट लगाएंगे। टी शेप का कट लगाने के बाद उस साइन वाली जो हमारा बर्ड था, साइन जब हम काटेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें एक बर्ड भी हो इस तरह से। तो जब हम साइन को काटेंगे उसको हम रूट स्टॉक में इंसर्ट करेंगे, तो टी शेप का कट हम रूट स्टॉक पे लगाएंगे और उसके बाद हम उसमें अच्छे से जोन को ज्वाइन कर देंगे। दैट इज टी बडिंग। तो टंग ग्राफ्टिंग और टी बडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पीच के प्रोपगेशन में। अब इसका जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा वेरी करता है हिल्स और प्लेन्स में। हिल्स में जनरली अगर हम टंग ग्राफ्टिंग करते हैं तो जाड़ों के टाइम पे यानी फरवरी के टाइम पे करते हैं, और टी बडिंग हम करते हैं मानसून यानी मई जून के टाइम पे। लेकिन प्लेन्स में भी टाइमिंग थोड़ा वही रहता है, बट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। प्लेन्स में क्या होता है, क्राफ्टिंग का जो टाइम जाड़ों वाला होता है वो भी यहाँ पे जाड़े ही होते हैं, नवंबर जनवरी में ही होता है। और जो दूसरा होता है टी बडिंग वो मानसून टाइम यानी अप्रैल जून वाला ही टाइम होता है। तो टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे है, बट थंब रूल यही है कि टंग ग्राफ्टिंग विंटर में हो रही है और टी बडिंग मानसून टाइम में होती है। इसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न द वेराइटीज़ ऑफ पीच। पीच की वेराइटीज़ लर्न करने से पहले हमें पीच के बारे में देखना होगा कि 2 तरह के पीच मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनका फ्लैश येलो होता है लाइक दिस, और जिनका फ्लैश होता है वाइट लाइक दिस। तो येलो फ्लैश वाली जो वैरायटीज़ होती हैं जल्दी हम उनको टेबल पर्पस यानी खाने के लिए यूज़ करते हैं, और कैनिंग के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। जो वाइट वाली वैरायटीज़ होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन पर्पस में, यानी वाइट फ्लैश वैरायटी का डिहाइड्रेशन यानी सिर्फ सुखाने में उनका यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू लर्न द वैरायटीज़। अब हमको वैरायटीज़ लर्न करनी है। तो येलो फ्लैश वाली वैरायटीज़ में आती है हमारी फ्लोरिडा सन। सन सबको पता होता है सन किस कलर का होता है, ऑरेंज येलो कलर का होता है। तो फ्लोरिडा सन ये येलो फ्लैश वाली वैरायटी है।
उसके बाद हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पंजाब में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीच को ग्रो करना, क्योंकि पंजाब की शान है। क्यों? क्योंकि एक वैरायटी का नाम है शान है पंजाब, और ये येलो फ्लैश वैरायटी है। हो गई 2 वैरायटीज़। अब नेक्स्ट वाइट फ्लैश वैरायटीज़ आती हैं। वाइट फ्लैश वैरायटी में भी 2 वैरायटीज़ हैं, शरबती और प्रभात। शरबती डेवलप्ड हुई है क्लोनल सिलेक्शन से, और दूसरी होती है प्रभात। तो ये दोनों ही वाइट फ्लैश की वैरायटी है। शरबती वाइट फ्लैश है और प्रभात भी वाइट फ्लैश की वैरायटी है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं पीच में। नेक्ट्रिन वैरायटीज, नेक्ट्रिन कल्टीवर्स। नेक्ट्रिन पता है ना क्या होता है? नेक्ट्रिन यानी स्मूथ स्किन पीच। अगर पीच एकदम स्मूथ स्किन है, उसमें कोई फजीनेस नहीं है, दैट इज उसको हम बोलते हैं नेक्ट्रिन। नेक्ट्रिन की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ याद करना बहुत ईजी है। एक तो है नेक्टरेड, यहाँ पे नेक्ट वर्ड से याद रखते हैं। इसके अलावा जितनी वैरायटी वहाँ पे सन आएगा, जैसे सन ग्रैंड, सन लाइट, सन रेड, सनराइज, सनराइप। ये सारी नेक्ट्रिन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, और ये सारी की सारी जनरली यूज हैं टेबल पर्पज़ के लिए। इसके अलावा मिड सीजन वैरायटीज़ में एक आती है ईयरलिंग ग्रैंड। अर्ली राइपनिंग वाली वैरायटी में आती है फ्लोरिडा प्रिंस। फ्लोरिडा प्रिंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। यू मार्क मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फ्लोरिडा प्रिंस, और क्वेश्चन आता है कि फ्लोरिडा प्रिंस इज़ अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। किस क्रॉप की वैरायटी है? दैट इज़ पीच। कौन सी है ये? किस कैटेगरी में आ रही है? अर्ली राइपनिंग। लो चिलिंग वैरायटीज़ में कौन कौन सी आती है? इसमें आती है सन रेड, सन गोल्ड, शरबती, प्रभात। शरबती प्रभात याद होगा ना, अभी हमने कहाँ पढ़ा था? वाइट फ्लैश वैरायटीज़। शरबती प्रभात दोनों ही वाइट फ्लैश वैरायटीज़ हैं, और इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। प्रभात एक हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी याद रखना है, हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अलावा सहारनपुर प्रभात तो हमने फिर से पढ़ लिया ही है, तो सहारनपुर, ये सारी वैरायटी जो है लो चिलिंग वाली वैरायटी है। मेल स्टेराइल वैरायटीज़ में आती हैं, इसमें 3 आती हैं, JH, हेल, जुली एल्बर्टा। So these are some male sterile varieties of peach. The next important varieties are hybrid varieties. तो peach में जो important varieties हैं hybrid varieties में एक तो होती है natural hybrid। natural hybrid में आता है GF557, GF677। ये जो है पीच और आलमंड का क्रॉस से बना है। पीच जो हम पढ़ रहे हैं, पीच और आलमंड, यू ऑल नो, बादाम, उनके क्रॉस से बना है GF677। ये वाइडली यूज्ड होते हैं एज अ रूट स्टॉक फॉर आलमंड एंड पीच बोथ। इसके अलावा नेक्स्ट आती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स का मतलब होता है जिसमें स्पीशीज़ अलग होती है, जीनस सेम होते हैं। तो जीनस प्रूनस सेम होगा, प्रूनस जीनस है यहाँ पे, ठीक है। पीच का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा ना, प्रूनस पर्सिका, तो प्रूनस हो गया जीनस और पर्सिका है स्पीशीज़। तो इंटर स्पेसिफिक में स्पीशीज़ अलग होगी, यानी प्रूनस सेम रहेगा और स्पीशीज़ अलग होगी। पहला है मायरन, तो मायरन का क्रॉस कौन है? प्रूनस हेल्सियाना क्रॉस विद यूनाना, तो ये इसका क्रॉस है। ये यूज होता है जनरली टॉलरेंट टू ड्वार्फ एंड रूट नॉट निमेटोड। ड्वार्फ टॉलरेंट है, रूट नॉट निमेटोड के लिए टॉलरेंट है। इसके अलावा 2 डिसीज़ होती हैं, अम्ब्रीलेरिया एंड वर्टिसिलियम, इन डिसीज़ के लिए भी टॉलरेंट है। कौन? ये मायरन वैरायटी। इसके अलावा नेक्स्ट आती है मैरियाना। मैरियाना का जो क्रॉस है वो है प्रूनस डोमेस्टिका क्रॉस विद प्रूनस मुनसोनियाना। तो डोमेस्टिका और मुनसोनियाना 2 अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इसलिए ये कैसा क्रॉस है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वाला क्रॉस है। और ये मैरियाना जो है यूज होता है एज अ रूट स्टॉक फॉर हैवी सॉइल, तो हैवी सॉइल्स के लिए मैरियाना रूट स्टॉक यूज़ होता है। इसके अलावा दामस भी जो यूज़ होता है वो भी हैवी सॉइल्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो है प्रूनस डोमेस्टिका। तो मैरियाना में प्रूनस डोमेस्टिका को क्रॉस करा है प्रूनस मुनसोनियाना से, और दामस में क्रॉस करा है प्रूनस डोमेस्टिका का प्रूनस स्पाइनोसा से। और ये दोनों ही जो है सॉइल आई मीन हैवी सॉइल के लिए, रूट स्टॉक के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ पीच आर रिधर। रिधर जनरली किसका क्रॉस है? हेल हेवन एंड काल हेवन। तो हेल हेवन काल हेवन के क्रॉस से बना है रिधर, इज अ इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ पीच। नीमागॉर्ड जो है प्रूनस पर्सिका क्रॉस विद प्रूनस डेविडी आसा।
इसके क्रॉस से नीम गार्ड बना है। नीम गार्ड नाम से नीम मतलब होता है नीमेटोड, तो ये रूट नॉट नीमेटोड के लिए रेजिस्टेंट है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है रीगल, गाला, ग्लोरी। फिर नीमेटोड रेजिस्टेंस में नीमा गार्ड जो अभी हमने पढ़ा था, नीमा गार्ड आता है, नीमा रेड है, शालन, यूनाम, तो ये भी हमने पढ़ा था पीछे, यूनाम जो कि एक नीमेटोड रेजिस्टेंट कल्टीवार है पीच का। नाउ वी डिस्कस द ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड्स ऑफ फॉर पीच। तो अगर हम पीच कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रूनिंग से ही हम अपनी ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तो पहली बात हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग जो होता है वो हम प्लांट की जो इनिशियल ग्रोथ होती है वहाँ पे हम करते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग। और पीच में हम दो तरह की ट्रेनिंग करते हैं, एक होता है वास या फिर ओपन सेंटर सिस्टम, ठीक है, और ये होती है एक तरह की ट्रेनिंग। और दूसरा हम करते हैं टेटुलर ट्रैलिस। जनरली इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग पीच और ट्रेन विद टेटुलर ट्रैलिस सिस्टम। तो हमें दो ट्रेनिंग मेथड्स पीच में अप्लाई करने होते हैं, ओपन सेंटर एंड टेटुलर ट्रैलिस। अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों कैसे होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन सेंटर सिस्टम के बारे में। ओपन सेंटर सिस्टम, इसको हम वास सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर प्लांटिंग द प्लांट इज कट बैक टू 40 to 60 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। प्लांट को पहले हम ग्रो कराते हैं, उसके बाद जब वो 40-60 सेंटीमीटर का हो जाता है हम उसको हेड बैक यानी इसको कट कर देते हैं। फिर ग्रोइंग सीजन में हम क्या करते हैं, हम 3 to 6 लेटरल्स को ग्रो होने देते हैं, ठीक है, 3 to 6 लेटरल्स, उसमें से ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद अगेन हम जो सेंट्रल लेटर होता है उसको भी हम पूरा रिमूव कर देंगे, जस्ट लाइक दैट इन दिस फिगर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जब प्लांट 40 से 60 सेंटीमीटर का था उसको हमने हेड बैक करा, उसके बाद वहाँ पे लेटरल्स को हमने ग्रो कराया, ठीक है। अब जब ये लेटरल्स वहाँ से ग्रो होने लगी थी उनको भी हमने क्या करा कि 1/4 और हाफ ग्रोथ आने तक उनकी हमने कटिंग कर दी। तो यहाँ पे हमने क्या इतना 1/4 to 1/2 हमने कट उन पे लगा दिया। उसके बाद ड्यूरिंग सेकेंड डोरमेंट प्रूनिंग 2 to 3 सेकेंडरी ब्रांचेज आर सेलेक्ट ऑन द प्राइमरी ब्रांचेज। अब इस मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकली हैं दैट इज़ प्राइमरी ब्रांच। अब इन प्राइमरी से भी अगेन ये सारी सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं, देख सकते हैं इस तरह से। सेकेंडरी प्राइमरी थी, इसमें से ये निकल रही सेकेंडरी होती है, तो ये सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इनको भी हम क्या करेंगे, अगेन उन सेकेंडरी ब्रांचेस को भी हम सिलेक्ट करेंगे, उनकी भी हम कटिंग करेंगे। उसके बाद इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं, जस्ट लाइक कि पहले हमने क्या करा, पीच के प्लांट को 30 से 40 सेंटीमीटर तक ग्रो होने दिया, दैट इज़ 30 to 40 सेंटीमीटर हमने प्लांट को ग्रो होने दिया, हेड बैक कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, कुछ ब्रांचेस को ग्रो होने दिया, प्राइमरी ब्रांचेस को। उसके बाद उनमें भी 1/4 to 1/2 आई मीन 1/4 से हाफ कट उसमें लगाए। उसके बाद ये हमारी प्राइमरी ब्रांचेज हैं, दीज आर अवर प्राइमरी ब्रांचेज। अब इन प्राइमरी ब्रांचेस में से निकलती हैं हमारी ये सेकेंडरी ब्रांचेस, दीज ऑल आर अवर सेकेंडरी ब्रांचेस। अब सेकेंडरी ब्रांचेस में भी हम क्या करेंगे, उसमें से कटिंग्स जब हम करेंगे, कट लगाएंगे, तो इस तरह से कट लगाना है कि इनके बीच सेकेंडरी ब्रांचेस में भी आपस में, ये एक सेकेंडरी ब्रांच हो गई, ये दूसरी सेकेंडरी ब्रांच होगी, इनके आपस में भी 30 to 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए, दैट इज़ इतना इनको दूर लगाएंगे कि 30 से 40 सेंटीमीटर का इनमें डिस्टेंस पाया जाए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें ट्रेनिंग करते हैं। और जहाँ पे भी अगर ओवर क्राउडिंग होगी, ओवर क्राउडिंग होने नहीं देंगे। ओवर क्राउडिंग जहाँ पे भी होगी ब्रांचेस की, हम उनको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे जो हम ब्रांचिंग में प्रूनिंग करेंगे बाद में, प्रूनिंग हमेशा हम बहुत ज़्यादा सीवियर प्रूनिंग इसमें करते हैं। पीच की जो प्रूनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। तो इस तरह से हम ओपन सेंट्रल सिस्टम में हम ट्रेनिंग करते हैं पीच की। अब नेक्स्ट आता है टेटुलर ट्रैलिस सिस्टम। टेटुलर ट्रैलिस सिस्टम में जनरली क्वेश्चन जो आता है स्पेसिंग से आता है, क्योंकि पीच में जब हम टेटुलर ट्रैलिस सिस्टम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिंग जो होती है 5/1 या फिर 6/1 मीटर की होती है। और प्लांटिंग जब हम करते हैं पीच की, तो जब पीच का प्लांट 1 साल का हो जाएगा हम उसमें 20 सेंटीमीटर तक कट लगा देंगे। जैसे हमने अर्ली ओपन सेंटर सिस्टम में क्या करा था, जब प्लांट 30 से 40 सेंटीमीटर का होगा तब हमने कट लगाया था, लेकिन टेटुलर ट्रैलिस में हम 20 सेंटीमीटर होने के बाद ही कट लगा देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन में ग्रो होंगी
ग्रोथ होती है, तो हम 2 ब्रांचेस को ही सिलेक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर प्लांट बड़ा हुआ, हमने कट लगाया, फिर एक इस तरह से हमने 2 ब्रांचेस को अपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको क्या करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनके बीच में आपस में 60 डिग्री का एंगल मेंटेन रखेंगे, दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमने एंगल मेंटेन रखा। और ये हम मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी शेप कैनोपी, हम कैनोपी को वी शेप में, ये देख रहे हैं ना, वी शेप में हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से उसको अरेंज कर देते हैं कि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर इस तरह से हम वी शेप की कैनोपी को मेंटेन रखने के लिए हमको एक ट्रैलिस बनानी पड़ती है, ट्रैलिस बनानी पड़ती है जो कि हाई टेंसाइल गैल्वेनाइज स्टील की बनी होती है, इस तरह का फ्रेम जो कि इसको वी शेप में मेंटेन रखे। इसके बाद सेकेंडरी ब्रांचेज आर डेवलप अलॉन्ग ईच प्राइमरी ब्रांचेस फॉर्मिंग फ्रूटिंग कैनोपी। तो यहाँ पे भी वही होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांचेस बनेगी तो सेम वैसे होगा, पर टेट्रुलर ट्रेलिस में मेन चीज़ होती है कि स्पेसिंग कितनी रख रहे हैं, कितनी हाइट पे कट कर रहे हैं, और वी शेप कैनोपी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो दिस इज अबाउट द टेट्रुलर ट्रेलिस सिस्टम ऑफ पीच। नाउ वी डिस्कस द प्रूनिंग। ट्रेनिंग हम इनिशियल स्टेज में कर देते हैं, प्रूनिंग हम लेटर स्टेज में करते हैं। प्रूनिंग हम बेसिकली फ्रूट की क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। प्रूनिंग में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है, कि जो भी सक्कर्स ग्रो होते हैं उनको रिमूव करते हैं, जो भी क्रिस क्रॉस डिसीज़ इन्फेक्टेड ब्रांचेस होती हैं, ओवरक्राउडिंग ब्रांचेस होती हैं, उनको हम रिमूव करते हैं ताकि हमारे फ्रूट्स की ग्रोथ प्रॉपर हो, फ्रूट्स को प्रॉपर स्पेस मिल सके। पीच एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमें को रेगुलर और हैवी प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बेस्ट टाइम जो होता है प्रूनिंग का वो होता है मिड विंटर, दिसंबर जनवरी, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लांट होते हैं उसमें जो होता है वो एकदम फ्री होता है, लीव्स नहीं होती हैं, तो हमको प्रूनिंग करने में ईजी होता है। प्रूनिंग इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, जैसे हम देख सकते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा रेगुलर और हैवी प्रूनिंग, यानी यहाँ पे प्रूनिंग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। क्यों होती है, फ्रूटिंग अक्कर लेटरली ओनली ऑन प्रीवियस सीजन ग्रोथ, यानी इसमें फ्रूटिंग ओल्ड सीजन ग्रोथ में हो रही है, दैट यहाँ पे सीवियर प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वी डिस्कस द प्लांटिंग। सो प्लांटिंग जो होती है, पीच की प्लांटिंग का जो मेन टाइम होता है वो होता है विंटर सीजन का टाइम। विंटर में हम इसकी प्लांटिंग करते हैं। बिफोर प्लांटिंग द साइट ऑफ ऑर्चर्ड शुड बी लेवल, बुशेस एंड वीड्स आर कट डाउन, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लेआउट इज अडॉप्टेड। तो प्लांटिंग करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि लैंड हमारा लेवल्ड हो, प्रॉपर क्लीन हो, वीड्स ना हो वहाँ पे, इस तरह से हम लैंड को पूरा क्लीन रखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। तो यहाँ पे 2 सिस्टम फॉलो होते हैं, एक होता है स्क्वायर सिस्टम, ये फॉलो होता है जनरली प्लेन्स। तो यानी अगर जैसे प्लेन्स कंडीशन है, लाइक पंजाब हो गया, तो ये पंजाब एक हिली एरिया तो है नहीं, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर हम स्क्वायर सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हिली एरियाज़ होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी पीच ग्रोथ है, तो यहाँ पे हिली एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं कंटूर मेथड या फिर टेरेस सिस्टम। तो 2 तरह के प्लांटिंग मेथड यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 by 1 का मीटर का पिट यानी गड्ढा बनाते हैं, जिसमें 4.5 मीटर्स डिस्टेंस होगा हिल्स में और 6.5 मीटर डिस्टेंस होगा प्लेन्स में। ये जो डिस्टेंस है ये है पिट टू पिट डिस्टेंस, यानी पहाड़ी इलाके में अगर हम बनाएंगे गड्ढा तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, और प्लेन्स एरिया में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और ये हम जो पिट बनाते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हम बना देंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर 40 से 50 kg वेल रॉटन FYM डालेंगे, 1 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें डालेंगे बिफोर प्लांटिंग। यानी पिट्स हम बनाते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हम पिट्स बना देंगे। उसके बाद विंटर आते आते हम प्लांटिंग कर देंगे। तो प्लांटिंग के बाद हम प्लांट्स की जो स्पेसिंग रखेंगे वो डिपेंड करता है कि हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पीच को हाई डेंसिटी में ग्रो करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे, तो उसकी स्पेसिंग होगी 3 by 3 मीटर। टेट्रुलर ट्रेलिस जो हम पढ़ा था अभी हमने, टेट्रुलर ट्रेलिस क्या है, एक तरह का ट्रेनिंग मेथड होता है पीच में। तो टेट्रुलर ट्रेलिस अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्पेसिंग होगी 5 by 1, जिसमें 2000 ट्रीज पर हेक्टेयर आ जाते हैं। मीडो सिस्टम क्या होता है, मीडो सिस्टम एक तरह का अल्ट्रा ड्वार्फ सिस्टम होता है। जैसे हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी में हम प्लांट्स की स्पेसिंग बहुत कम रखते हैं, लेकिन जो मीडो सिस्टम होता है वो अल्ट्रा ड्वार्फ, यानी इसमें अल्ट्रा बहुत ही स्पेसिंग कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। जैसे हाई डेंसिटी में 3 by 3 थी, लेकिन मिडो में 2 by 1 हो जाएगी। और यहाँ पे
जो प्लांट्स आएंगे वो ज़्यादा आ जाएंगे, यानी 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर एक्यूमुलेट हो सकते हैं. सो दीज आर द स्पेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द पीच. नेक्स्ट वी डिस्कस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो पीच में क्या होता है कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ पीच इज कंपैरेटिवली हायर देन अदर स्टोन फ्रूट बिकॉज इट बेस्ड ऑन द 1 year growth, making the production of annual growth imperative for the fruit production. तो यहाँ पे फ्रूटिंग जो होती है 1 year ओल्ड ग्रोथ में होती है. यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, अच्छी होती है in comparison to other stone fruits. Fertilizer are therefore applied every year. A single number of factors like type of soil, fertility, climate, cultivar, planting, density, shoot growth and irrigation facility are determine the amount of fertilizer to be applied. तो ये तो नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे हम फुल FYM यानी फार्मियर मैन्योर, इसके अलावा फुल डोज ऑफ P&K यानी पोटेशियम और फॉस्फोरस का फुल डोज लेके हम अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी. एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में अप्लाई करेंगे बिफोर, हमें स्प्रिंग में अप्लाई करेंगे बिफोर फ्लावरिंग एंड रिमेनिंग हाफ डोज अ मंथ लेटर. तो फ्लावरिंग से पहले आधी नाइट्रोजन डाल दी, उसके बाद 1 महीने बाद हमने दूसरी हाफ डोज जो थी वो नाइट्रोजन अप्लाई करी. तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि न्यूट्रिएंट किस तरह से हम अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज द इरीगेशन. तो पीच जो होता है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के लिए. हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर लॉगिंग अगर हो गई तो पीच का कंडीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. और पीच का जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो होता है फ्रूट सेट स्टेज. तो पीच में जब फ्रूट सेटिंग का टाइम आता है तो वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होते हैं फॉर इरिगेशन. अ सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल बिफोर द इमर्जेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फ्रूट सेटिंग ग्रोथ. अगर हम चाहते हैं कि हमारे पीच में फ्रूट सेटिंग और ग्रोथ अच्छी हो तो हमें क्या करना होगा, उसकी लीव्स और फ्लावर आने से पहले अच्छा सा मॉइस्चर सॉइल को देना होगा. फ्रीक्वेंट इरीगेशन आर नीडेड ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट. और अगर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आ गई है तो हमें इरीगेशन और ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा. इन हिल्स एटलीस्ट 2 to 3 इरीगेशंस, ठीक है, एंड इन प्लेन्स वीकली इरीगेशन आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड. तो जैसा हमने देखा कि फ्रूट डेवलपमेंट में हम फ्रीक्वेंट यानी जल्दी जल्दी इरीगेशन करना होता है. तो हिल्स में हम 2-3 दिन छोड़ के दे सकते हैं और प्लेन्स में वीकली इंटरवल्स में हम इरीगेशन कर सकते हैं. In general, for quality fruit production, irrigation at 80% of the field capacity is recommended. यानी 80% field capacity जब हो जाएगी तो हमें irrigation अप्लाई करना होगा. The next is the important interculture operations. यहाँ पे हम interculture operations में जो यूज़ करते हैं वो होता है intercropping और weed control करना. So here we have some important intercropping. Like intercropping में हम pea, beans, tomato, cabbage, ginger, colocasia. These are some important intercrops which we can intercrop with the peach. और intercropping जो हम करेंगे वो initial 3 to 4 years of the planting. यानी अगर हमने peach को प्लांट करा है तो एकदम से peach में प्लांट में फ्रूटिंग तो होगी नहीं, एकदम से फ्रूट्स हमें मिलेंगे नहीं. तो उतने बीच में हम 3 से 4 साल के लिए peach के साथ कुछ intercrops यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद जब peach में फ्रूटिंग आ जाएगी उससे हमें इकोनॉमिक yield मिलेगी तो हम इसके बाद इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे. A fully grown tree, salt grasses are grown in vacant areas and basin area is mulched with a suitable mulch material. जब हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे स्टार्टिंग टाइम में तो दैन इट्स ओके, बट आफ्टर दैट जो वैकेंट स्पेस होगा उस वैकेंट एरिया को कवर करने के लिए वहाँ पे हम सॉल्ट ग्रासेस लगा सकते हैं, बेसिन को मल्चिंग से कवर कर सकते हैं. इसके अलावा जो वीड्स होते हैं उनके लिए हमारे 2 ऑप्शंस हैं. एक होता है प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, एक होता है पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड. तो हम यहाँ पे 2 तरह के हर्बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं. प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे जो वीड्स के आने से पहले हम यहाँ पे डाल देंगे. यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेमाजीन एट्राजीन 2 ग्राम पर हेक्टेयर या फिर टर्बासिल 0.8 kg पर हेक्टेयर. ये होता है हमारा प्री इमरजेंस. पोस्ट इमरजेंसी में हमारा आता है पैराक्वाट एंड ग्लाइफोसेट. पैराक्वाट 4 लीटर पर हेक्टेयर और ग्लाइफोसेट 4.32 kg पर हेक्टेयर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं एज अ पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड. एंड दे आर वेल and very good and effective in controlling the problem of weeds in peach orchard. The next thing is harvesting. Now how we harvest the peach. तो peach को जनरली हार्वेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
हार्वेस्टिंग ऑफ पीच एट प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, इसके लिए हमें जो मैच्योरिटी इंडिकेट्स होते हैं उनको देखना चाहिए। लाइक टू जजिंग द मैच्योरिटी इंडेक्स वी हैव टू सी द डेज फ्रॉम फुल ब्लूम। तो फुल ब्लूम से लेकर कितना टाइम लग रहा है वो हमें देखना होगा। कैलेंडर डेट्स देखना होता है, कितना डेट्स बाद हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रूट साइज, फर्मनेस, पिट कलर, firmness of the pit and change of the ground color. These are some important maturity indicators which we have to see in the peach fruit. Day required from flowering to maturity varies in different cultivars. तो जो वैसे नॉर्मली जो होता है वो होता है 78 to 127 days, बट वी हैव सम अर्ली सीजन वैराइटीज़ लाइक, तो अर्ली सीजन वैराइटीज़ में हमारे पास आता है फ्लोरिडेसन takes 81 days, Alexander takes 86 days. मिड सीजन में हमारे पास आती है जूली एल्बर्टा विच टेक्स 101 days. लेट सीजन को और ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आती है एल्बर्टा विच टेक्स 127 days. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट टोटल 78 to 127 days जो होते हैं वो इसमें लग जाते हैं रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्लावरिंग टू मेच्योरिटी, यानी फूल आने से मेच्योरिटी तक का जो टाइम है वो इतना होता है। ग्राउंड कलर वेरिएशन इन कंजक्शन विद द फ्लैश फर्मनेस इज वन ऑफ द बेस्ट मेच्योरिटी इंडिकेटर्स इन पीच। पीच में हम कलर डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कि राइपनिंग के दौरान जो पीच होता है वो थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा, तो ये भी एक तरह का मेच्योरिटी इंडिकेट्स होता है हार्वेस्टिंग के लिए। इसके बाद पीच फ्रूट्स डू नॉट मेच्योर यूनिफॉर्मली। अब यहाँ पे जो मेच्योरिटी होती है यूनिफॉर्म नहीं है, डू नॉट मेच्योर यूनिफॉर्मली। अब कोई चीज़ अगर एक साथ मेच्योर नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू डू सेवरल पिकिंग्स, यानी हमें बहुत बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेस्ट होता है हैंड पिकिंग, हाथ से तोड़ना। दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ पीच। तो यहाँ पे पीच में जो नॉर्मल हार्वेस्टिंग होती है वो हम हाथ से करते हैं और सेवरल टाइम करते हैं, क्योंकि एक साथ तो पूरा का पूरा फ्रूट मेच्योर नहीं हो रहा, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो हमें सेवरल हैंड पिकिंग यहाँ पे करनी होती है। द पिकिंग कंटेनर्स आर लाइन विद क्वेश्चन मटीरियल्स टू अवॉइड द कट एंड ब्यूरीज। उसके बाद जब हम पिक करेंगे तो हम किस कंटेनर में रखेंगे, उस कंटेनर में अच्छे से कुशन मटेरियल होना चाहिए। आई मीन कुशन मटेरियल से क्या होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं कर्ड्स या बरीज के लगने का चांसेस नहीं होगा। उसके बाद हम फ्रूट्स को पैक कर लेंगे, उसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज का मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होना चाहिए, 0 से लेकर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इन शॉर्ट अगर आपको ऑप्शंस में MCQ में 0 डिग्री दिख रहा है दैट इज़ द राइट आंसर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर इतने टेम्परेचर पे, इतने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे अगर हम पीच को स्टोर करेंगे तो हमारा 2 हफ्ते तक पीच आराम से स्टोर होकर रह सकता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम हार्वेस्टिंग से पहले कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दें एट द रेट ऑफ 1.5%, तो इससे हमारा क्या होगा, पीच की जो स्टोरेज लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पीच का स्टोरेज में यहाँ पे याद रखना है कि तो स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करें तो क्या होता है, तो बहुत टाइम पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम पीच में हार्वेस्टिंग से पहले कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर देते हो तो उससे क्या होता है, तो बेसिकली ये स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए काम आता है। नाउ वी डिस्कस द ईल्ड। तो अब ईल्ड की बारी आती है, हार्वेस्टिंग हो गई, अब ईल्ड कितनी मिलती है। तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि पीच में बेरिंग कब होती है। द पीच केम इनटू बेरिंग आफ्टर 2 years ऑफ प्लांटिंग इन द फील्ड। तो 2 साल बाद इसमें बेरिंग हो तो जाती है, लेकिन इकोनॉमिक बेरिंग कब होती है, वो होती है 20-30 years में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक बेरिंग सी कब होती है 20-30 years में। और जो एवरेज ईल्ड आती है वो आती है 50 से 125 kg इन हिल्स। और अगर हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें से 7 से 10 टन पर हेक्टेयर आ जाएगी। और हम जो टेटुलर मेथड यूज़ करते हैं ना, टेटुलर सिस्टम वाला, टेटुलर ट्रायल्स, उसमें ईल्ड बहुत ज़्यादा आती है, दैट इज़ 23 टन्स पर हेक्टेयर। सो दिस इज़ अबाउट द ईल्ड ऑफ द पीच प्लांट।